नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की सदस्य कृष्णा गौर जी। कृष्णा जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। कृष्णा जी, अगर मैं देखूं राजनीति के वर्तमान परिदृश्य को तो सबसे ज्यादा अगर गौर करने वाली कोई विषय वस्तु है तो वो है पिछड़ा वर्ग को लेकर जो आरक्षण की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। आप स्वयं पिछड़ा वर्ग के उत्थान और कल्याण हेतु लगातार सक्रिय रही हैं, तो वस्तुतः क्या स्थिति है? देखिए, इस देश में पिछड़ों का सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आज से नहीं, आजादी के बाद से, आजादी के बाद जब इस देश में मांग उठी कि ST SC के समान पिछड़ों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, जैसा ST और SC का आयोग बना हुआ है वैसा आयोग पिछड़ों का भी बनना चाहिए, यह मांग जब उठी, दबाव जब हुआ, तो काका कालेलकर आयोग का गठन 1953 में किया। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को 22 साल तक दबा के रखा, उसको पटल पर रखकर सदन में चर्चा तक नहीं कराई। और उसके बाद जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, उस समय जब वापस ये मांग उठी कि पिछड़े वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण दिया जाना चाहिए, कालेलकर आयोग की रिपोर्ट लागू की जानी चाहिए, उस समय कुछ तथाकथित लोगों ने ये तर्क दिया कि 22 साल का समय बहुत बड़ा लंबा समय हो गया और अब चूंकि नए सिरे से सर्वे होना चाहिए, अभी पिछड़े वर्गों की स्थिति अब पता नहीं कि समाज में क्या है, उसका फिर से सर्वे होना चाहिए। और तब मंडल आयोग का गठन किया गया, मंडल आयोग बना। मंडल आयोग ने जब रिपोर्ट सौंपी तब दुर्भाग्य से इस देश में पुनः कांग्रेस की सरकार बन गई थी और कांग्रेस ने फिर से मंडल आयोग की सिफारिशों को, रिपोर्ट को दबाने का काम किया। पिछड़ा वर्ग आयोग जब बना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ये मांग की कि उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, लेकिन कांग्रेस की सरकारें इस देश में लंबे समय तक रही, लेकिन कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। उसके बाद जब 2014 में देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व संभाला, तब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि कालेलकर आयोग की रिपोर्ट अगर लागू नहीं हुई तो कांग्रेस के कारण, मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई तो कांग्रेस के कारण, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को यदि संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया तो कांग्रेस के कारण। और आज मध्य प्रदेश में जो स्थिति निर्मित हुई है, हम खुला खुला आरोप ये लगाते हैं कि कांग्रेस ने पिछड़ों के आरक्षण को इस चुनाव में समाप्त करने का षड्यंत्र किया है। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से संकल्पित थी कि हमें 27% OBC आरक्षण के साथ चुनाव कराने हैं। चुनाव की घोषणा हो गई थी। जब कांग्रेस की सरकार 2018 में मध्य प्रदेश में बनी तो कायदे से चुनाव उनको कराने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं कराया, उसमें लेट लतीफी की। और जब हमारी सरकार पुनः बनी और हमने जब चुनाव की घोषणा की तो कांग्रेस कोर्ट में चली गई। कांग्रेस कोर्ट में कौन गया? कांग्रेस गई। वहां पर सही तर्क, सही तथ्य क्यों नहीं दिए? क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि 27% आरक्षण OBC को मिले, और इसलिए उनके नेता श्री विवेक तनखा ने अदालत में जिस प्रकार से जो तथ्य रखे वो असंगत तथ्य थे, जिसके आधार पर कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया जो पूरे OBC वर्ग के लिए बहुत नुकसानदेह है। और निश्चित रूप से इसका दोष यदि किसी को दिया जाना चाहिए तो कांग्रेस पार्टी को दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, हमारा प्रदेश नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए संकल्पित है। हमारी सरकार ने तो इसके पूर्व भी लगातार 15 वर्षों से 3 बार चुनाव हुए, हमने 27% OBC आरक्षण पर कराए, तब कोई आफत नहीं आई थी। हमने तो कराया क्योंकि हम संकल्पित थे। लेकिन कांग्रेस की सरकार को जब अपने समय में चुनाव कराना थे तब उन्होंने उसको विलंब किया, और जब वापस हमारी सरकार बनी, हमने घोषणा की चुनाव की, तो वो कोर्ट में चले गए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि 27% आरक्षण OBC को मिले। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि कांग्रेस ने इस प्रदेश में 27% OBC आरक्षण को समाप्त करवाने का षड्यंत्र किया है, और कांग्रेस के ही कारण आज OBC को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अगर मैं वर्तमान में जो माननीय उच्चतम न्यायालय का, अब तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आ गया है और कांग्रेस इसके लिए भी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को ठहरा रही है। वो तो कह रही है कि 27% आरक्षण की जो संकल्पना है, जो सोच है, वो तो हमारी सोच थी, हमने 27% किया तो भारतीय जनता पार्टी 27%। नवीन जी, आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चौथी बार जब मध्य प्रदेश में बनी तो हमने चुनाव की घोषणा की, कोर्ट में कौन गया?
कोर्ट में कांग्रेस गई, कांग्रेस को कोर्ट में जाने की आवश्यकता थी क्या? जब घोषणा हो गई थी तो उसमें भाग लेते। जब पूर्व के चुनाव 27% ओबीसी आरक्षण के साथ हुए तो इस बार भी ओबीसी आरक्षण के साथ होने थे, लेकिन कोर्ट में जाकर गलत तथ्य, गलत आंकड़े प्रस्तुत किए, जिसके कारण कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो पूरे ओबीसी वर्ग पर लागू हुआ और ओबीसी का बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश में किया है। हम जनता की अदालत में निश्चित रूप से इस बात को लेकर जाएंगे कि जनता ये समझे कि कांग्रेस ने इस देश में, प्रदेश में पिछड़े वर्गों का कितना नुकसान किया है। आजादी के बाद आज तक लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस की सरकारों ने यदि पिछड़े वर्गों को विकास की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा है तो निश्चित रूप से उसके पीछे उनकी मंशा यही थी कि पिछड़े वर्गों को संवैधानिक अधिकार नहीं मिलने चाहिए, पिछड़े वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जुड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पिछड़ा वर्ग जो बड़ी संख्या में इस देश में निवास करता है, 52% आबादी हमारी है। अगर 52% आबादी को आप जागरूक नहीं करेंगे, संवैधानिक अधिकार नहीं देंगे तो आप कैसे न्याय की बात कर सकते हैं? ठीक बात। हमारी पार्टी तो सभी वर्गों को, सभी समाजों को आगे लेके बढ़ रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक आधार पर कमजोर वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण दिया। अगर मैं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की सदस्य होने के नाते मैं पूछूं कि ये बेसिकली क्या इसका, चूंकि लोगों को इसके विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि इसका मूल काम क्या है और ये काम कैसे करता है और पिछड़ा वर्ग समाज के उत्थान में, उनके उन्नयन में इसकी भूमिका क्या है? नवीन जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। निश्चित रूप से यह बात लोगों के बीच में जानी चाहिए कि आयोग का गठन किस उद्देश्य से हुआ और क्यों हुआ। मैं मानती हूं कि आज इस देश में 52% आबादी जो पिछड़े वर्गों की है, उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्तर आज समाज में क्या है, देश प्रदेश में क्या है, इसका सर्वेक्षण होना चाहिए। लंबे वर्षों तक अगर पिछड़े वर्गों को न्याय नहीं मिला है तो उसका कारण क्या है? आज आयोग इस दिशा में काम कर रहा है कि हम समाज के निचले स्तर पर जाकर ये देखें कि वहां रहने वाली पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ी जातियों की स्थिति क्या है। और हमने ये माना कि वास्तव में पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां आज इस कदर से समाज की मुख्य धारा से वंचित है, उनके विकास की कोई योजना कभी सरकारों ने नहीं बनाई, क्योंकि वो कभी मुख्य धारा में थी ही नहीं। हमने जब डेटा कलेक्ट कराए हैं, हर जिले के हमने डेटा बुलवाए हैं, उसके आधार पर हमें पता चला कि चाहे सामाजिक स्थिति हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे शैक्षणिक स्थिति हो, चाहे राजनीतिक स्थिति हो, पिछले वर्गों के साथ पूर्व की सरकारों ने बहुत अन्याय किया है। वरना आज इतनी बड़ी आबादी निश्चित रूप से जब विकास की मुख्य धारा से जुड़ती तो उनका सामाजिक स्तर भी बेहतर होता, उनका शैक्षणिक स्तर भी बेहतर होता, उनका आर्थिक स्तर भी बेहतर होता और राजनीतिक दृष्टि से भी वो बहुत आगे होते। और इसीलिए आयोग संकल्प के साथ ये काम कर रहा है कि हमें समाज की इस 52% आबादी के उत्थान और कल्याण के लिए काम करना है। और निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान और भारतीय जनता पार्टी का यही संकल्प है कि देश की 52% आबादी जो पिछड़े वर्गों की है, उन्हें हम विकास की मुख्य धारा में लाएंगे, उनके साथ सामाजिक न्याय हो, उनके स्तर को हम ऊंचा उठा सके, उनके जीवन को बेहतर बना सके। इस दिशा में हमारी सरकारें प्रयास करेगी। जो सर्वेक्षण हमने किया है, मध्य प्रदेश में 48% आबादी पिछड़े वर्गों की है। 48% आबादी अगर विकास की मुख्य धारा से दूर रहेगी तो आप समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि हम सामाजिक न्याय की बात कैसे कर सकते हैं। हमारे संविधान ने एसटी और एससी को तो रिजर्वेशन तय कर दिया था और पिछड़ों के लिए यह तय हुआ था कि राज्य अपने अपने आधार पर वहां पर आरक्षण देने की व्यवस्थाएं करें। मध्य प्रदेश में चूंकि कांग्रेस की सरकारें लंबे समय तक रही है और इसलिए कांग्रेस की सरकारों की मंशा कभी भी, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कभी भी पिछड़ों के उत्थान की नहीं रही, जिसका परिणाम आज पूरा पिछड़ा वर्ग भुगत रहा है। और जैसा मैंने पहले भी कहा, कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को 22 वर्ष तक दबाकर रखना। 53 में आयोग का गठन हुआ, 55 में रिपोर्ट आई। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पटल में ये रिपोर्ट नहीं रखी, चर्चा नहीं हुई, 22 साल तक वो फाइल दबी रही, दफन रही। 77 में मोरारजी भाई देसाई की जब सरकार बनी तब वापस से मांग उठी, तब मंडल आयोग बना। जी, मैं अगर मैं ये बात करूं, अगर मैं आयोग के प्रशासनिक उसके ढांचे की बात करूं तो इसका किस प्रकार से इसकी प्रशासनिक प्रक्रिया होती है, कैसे निर्णय होते हैं, कैसे आयोग काम करता है,
अध्यक्ष से लेकर सदस्य की क्या भूमिका होती है, क्योंकि निश्चित रूप से इसके विषय में लोगों की जानकारी बहुत सतही है। देखिए, अभी वर्तमान में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन जब हुआ है तो उसमें एक अध्यक्ष है और 2 सदस्य हैं और 3 लोग हमारे आयोग के आज आयोग में काम कर रहे हैं। हमारा एक अपना प्रशासनिक अमला है जो निश्चित रूप से इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि जो दौरे हमारे पूरे जिलों के हुए हैं और उन दौरों के दौरान हमने बड़ी बड़ी बैठकें हर जिला मुख्यालय पर आयोजित की और उन बैठकों में हमने सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों को शामिल किया। उनको हमने एजेंडा दिया कि आपको अपने अपने जिले से कौन सा डाटा हमको भेजना है। उन्होंने मतदाता सूचियों के आधार पर भी कि मतदाता सूचियों के आधार पर हम यह सर्वे करें कि हमारे मतदाता कितने ओबीसी वर्ग के हैं, क्योंकि आज अगर ओबीसी के में आरक्षण चुनाव में ओबीसी के 27% आरक्षण की बात हो रही है तो स्वाभाविक रूप से हमारा सबसे बड़ा और पहला फोकस इस बात का होना चाहिए कि जब प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी हमारी है तो क्या 27% आरक्षण ओबीसी को नहीं मिलना चाहिए? ये उसका अधिकार है। और इसीलिए जब हमने इसका सर्वेक्षण जब किया तो वो डाटा हमारे पास इकट्ठे हुए। उसके अलावा हमने जो डाटा वहां पर बैठकों में तय किया, एजेंडा जो दिया, उसमें हमने यह भी तय किया कि शैक्षणिक स्थिति आज हमारे समाज में पिछड़े वर्गों की क्या है। तो वहां पर जो स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों चाहे सरकारी स्कूलों में, वहाँ पढ़ने वाले बच्चे एसटी एससी के अलावा जो बच्चे हैं उनमें पिछड़ों की संख्या कितनी है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो ड्रॉप आउट हैं, जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन के लिए तैयार होते हैं, ताकि एक सुनिश्चित आंकड़ा हम तक पहुंचे कि उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है। आर्थिक स्थिति में हमने डाटा कलेक्ट करा है हर जिले से उन अधिकारियों के साथ कि कितने हमारे ओबीसी वर्ग के ऐसे लोग हैं जो इनकम टैक्स पेई हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इस बीपीएल में की श्रेणी में आते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो मध्यम वर्गीय हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो व्यवसाय करते हैं और उनका व्यवसाय किस स्तर का है, कितने हमारे ओबीसी वर्ग के लोग ऐसे हैं जो क्लास 4 ऑफिसर हैं, क्लास 3 हैं, क्लास 2 है, क्लास 1 है, ताकि उनका हम एक सामाजिक स्तर पर उनकी स्थिति क्या है यह वर्गीकरण कर सके। यस, हम वर्गीकरण कर सके। तो जो डेटा हमारे पास आया है, अभी चूंकि हमारा फोकस पूरा चुनाव की ओर था, इसलिए जो डेटा आया उसमें हमने सबसे बड़ा काम यही किया कि हमारा मतदाता ओबीसी वर्ग का कितना है और उसके आधार पर जो डेटा से हमारा रिजल्ट निकल कर आया उसमें 48% ओबीसी इस मध्य प्रदेश में निवास करता है और इसी आधार पर हमने 35% रिजर्वेशन की मांग की थी। आयोग ने इसलिए की थी कि जब 1980 में रामजी महाजन आयोग बना था, रामजी महाजन आयोग ने पूरे प्रदेश में घूम के पिछड़े वर्गों की स्थिति का आकलन किया था, तब उन्होंने ये पाया था कि इतनी बड़ी संख्या में अगर इस मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग निवास करता है तो उन्हें 35% रिजर्वेशन मिलना चाहिए और इसीलिए 48% आबादी पिछड़े वर्गों की मध्य प्रदेश में है। हमने 35% की मांग आयोग ने अपनी 35% की सिफारिश आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दी है। अब सरकार ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो भी स्थितियां बनी हो, माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है तो निश्चित रूप से स्वीकार है, लेकिन फिर भी एक रिव्यू पिटीशन दाखिल करने वाली बात हो रही है। तो चूंकि आयोग एक ऐसी संस्था है जिसने बहुत ग्रॉस रूट लेवल पर जाके काम किया है, अगर आप पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड स्टेटस की बात करें, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति की बात करें, उनकी व्यवसायिक स्थिति की बात करें, हर दृष्टिकोण से आंकड़े जुटाए हैं, तो अब आयोग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि रिव्यू पिटीशन में वो तथ्य जरूर शामिल हों ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष ये बात जाए कि इतनी बड़ी आबादी है, उसका ये स्टेटस है, उस लिहाज से इतना आरक्षण इनके लिए लाजमी है। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से माइक्रो लेवल पर हमने स्टडी की है कि 600 पेज की रिपोर्ट हमने सौंपी है और जब कोर्ट का फैसला आया उसके बाद हमने फिर से जो निर्देश हमें हुए थे और जो आदेश कोर्ट का था उसके आधार पर हमने फिर से हर नगरीय निकायों में ओबीसी की स्थिति क्या है उसकी संख्या हमने निकालकर अलग से उनको निकालकर पहुंचाई है ताकि एक स्थिति स्पष्ट हो सके कि इतनी बड़ी आबादी निकायों में भी वार्ड वाइज कितना ओबीसी है, यह हमने पहुंचाने का काम किया है ताकि
कि कोर्ट न्यायालय में भी, अदालत में भी कम से कम इस बात की संपूर्ण जानकारी पहुंचे कि हमने जो आयोग के माध्यम से सर्वेक्षण किया है, उस सर्वेक्षण में जो डाटा हमारे पास आए हैं वो यही कहते हैं कि अगर इतनी बड़ी आबादी प्रदेश में निवास कर रही है तो निश्चित रूप से उनको राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए और उन्हें ओबीसी 27% ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत और निकायों के चुनाव होने चाहिए। कांग्रेस अब ये कह रही है कि भाई आप चुनाव तो कराओ, आप चुनाव नहीं कराना चाहते, आपकी मंशा ये है, इसलिए ये नए नए तरीके के जो है शिगुफे लेके आ जाते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से चुनाव कराने के लिए संकल्पित थी, लेकिन वो इस बात के लिए भी संकल्पित थी कि हम 27% ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराएंगे। और इसीलिए जब कांग्रेस कोर्ट में गई और कांग्रेस ने कोर्ट में तथ्य गलत प्रस्तुत किए और कोर्ट ने आदेश बिना आरक्षण के चुनाव कराने के दिए, तब कल आयोग ने अपना काम किया। आयोग ने वो सारे तथ्य जुटाए जो इस बात को प्रमाणित करते थे कि बड़ी आबादी इस प्रदेश में ओबीसी की है और उनको राजनीतिक न्याय देने की दृष्टि से 27% आरक्षण दिया जाना बहुत जरूरी है। लेकिन कांग्रेस ने जो पाप किया है, उस पाप की सजा निश्चित रूप से इस प्रदेश की जनता उन्हें देगी। इस प्रदेश का ओबीसी वर्ग कांग्रेस के षड्यंत्र को बहुत अच्छी तरह से समझ गया है। जब 2018 में उनकी सरकार बनी थी तो उन्हें चुनाव कराने चाहिए थे, लेकिन जानबूझकर चुनाव में विलंब कर रहे थे। और उसके बाद जब पुनः हमारी सरकार बनी, हमने चुनाव कराने का जब निर्णय लिया और चुनाव की घोषणा तक हो गई थी, तब कांग्रेस कोर्ट में चली गई। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि प्रदेश की ओबीसी की 48% आबादी के साथ कांग्रेस ने जो षड्यंत्र किया है, निश्चित रूप से इस प्रदेश की 48% ओबीसी की आबादी कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। एक बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न कि कांग्रेस में कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण की बात कह दी और आप ये कह रही हैं कि आंकड़े हमने जुटाए, तो क्या पहले जो 27% आरक्षण देकर चुनाव कराने, क्या ये बात हवा हवाई थी? अगर आरक्षण आपने जुटाए हैं, आपको आरक्षण पूर्व से नहीं मिले। कांग्रेस गुमराह करने में, लोगों को के सामने झूठ बोलने में शोध करके काम करती है। और हमने देखा 2018 के चुनाव में किस प्रकार से इस प्रदेश में लोगों को गुमराह किया गया। चाहे किसानों को 2 लाख का कर्जा माफ कराने का झूठ बोला गया हो, चाहे नौजवानों को स्टाइफंड देने की बात, रोजगार भत्ता देने की बात की गई हो, चाहे महिलाओं को स्व सहायता समूह के कर्जे माफ करने की बात की गई हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के 25,000 को 50,000 बढ़ाने की बात की गई हो, एक वादा भी कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। झूठ बोलने की कला कांग्रेस को आती है। यही कारण है कि इस प्रदेश की जनता कांग्रेस के झूठ को समझ चुकी है। कांग्रेस के हर झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। 27% आरक्षण की बात अगर कमलनाथ जी ने की थी तो वो जानते थे बहुत अच्छी तरह से कि अगर 27% आरक्षण की हम मांग करेंगे या हम बात करेंगे तो कोई ना कोई जरूर कोर्ट में जाएगा और इस पर वहां जाकर अपनी बात रखेगा। और उसके बाद अगर कांग्रेस सही दृष्टि से अगर 27% आरक्षण देना चाहती थी तो कोर्ट तो इस निर्णय के पहले ही वो केवियट दायर कर देती। उनका कोई वकील कोर्ट में पहुंचा नहीं, कोई वकील ने कोर्ट में समय पर पहुंचकर अपने तथ्य नहीं रखे। सिर्फ 27% आरक्षण की बात करके ओबीसी वर्ग को गुमराह करने का काम, झूठ बोलने का काम एक बार फिर कांग्रेस ने किया था, जिसको इस प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। क्या लगता है कि अब आप जो ये कवायद कर रही हैं या भारतीय जनता पार्टी जो कवायद कर रही है, उससे जो स्थिति है ओबीसी वर्ग के लोगों का, इसमें कहीं ना कहीं एक खासा नुकसान हो सकता है, तो क्या आप उनको समझा पाने में कामयाब? निश्चित रूप से मैं ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएगा, कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश करेगा। और अगर कोर्ट का कोई डिसीजन ऐसा आता है तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी ने कहा है, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि हम 27% से भी ज्यादा आरक्षण पार्टी में हम देंगे ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा ओबीसी वर्ग के लोग चुनाव लड़े। कांग्रेस ने तो सिर्फ एक पासा फेंका था, वो कभी ओबीसी को, पिछड़े वर्गों को आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हमारी पार्टी ये कर दिखाएगी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जनता के बीच में कांग्रेस के इस षड्यंत्र का, कांग्रेस के इस झूठ का पर्दाफाश करेगा और प्रदेश की ओबीसी वर्ग, प्रदेश का पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होकर कांग्रेस को इन चुनाव में सबक सिखाने का काम भी करेगा। जी, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि अगर किसी भी स्तर पर कोई चूक होती है
तो बावजूद इसके जो संख्या के आधार पर जिस अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए, स्थान मिलना चाहिए, तो पार्टी नेतृत्व से अपने स्तर पर देने की पूरी कोशिश करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कुछ 2-3 दिनों से लगातार मुख्यमंत्री महोदय उच्च स्तरीय मीटिंग ले रहे हैं। आज भी सब सारे मंत्रियों को बुलाया हुआ है इसी विषय पर बात करने के लिए। तो पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं एक चिंता तो है कि कहीं ओबीसी वर्ग जो है इस भ्रम में या इस तथ्य को स्वीकार न कर ले कि ये जो नुकसान उनका हुआ है वो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से आपके ऊपर ही आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि इस विचार के जनक तो जो हैं वो माननीय कमलनाथ जी हैं, वही सच्चे हितैषी हैं ओबीसी के। मैंने कहा ना कि कांग्रेस का झूठ, कांग्रेस का चरित्र इस प्रदेश की जनता के सामने आ चुका है और कभी भरोसे के लायक कांग्रेस पार्टी बची नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा प्रदेश नेतृत्व निश्चित रूप से जनता को ये भरोसा दिलाने में सफल होगा कि ओबीसी वर्ग के साथ न्याय करने का काम हमने हमेशा किया है। ओबीसी कल्याण आयोग का हमारी सरकार ने गठन किया। इसके पूर्व में जो आयोग का गठन हुआ था उसने कभी एक बैठक भी नहीं की। क्या उनको आयोग की बैठक नहीं करनी चाहिए थी? क्या उनको ओबीसी की चिंता नहीं थी? क्यों उन्होंने बैठक नहीं की? क्यों कोई काम नहीं किया? आज जब पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग पूरे प्रदेश के सभी जिलों में दौरे करके सारे डाटा कलेक्ट करके जब इतनी बड़ी संख्या माइक्रो स्तर पर, माइक्रो लेवल पर, सूक्ष्म स्तर पर जब हमने डेटा जुटाए हैं, इतनी बड़ी रिपोर्ट तैयार करके दी है, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश का हम पालन करेंगे और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश आने के बाद हम उसको स्वीकार करेंगे। अभी हमारी सरकार ने, हमारे आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब पेश किया है और मांग की है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा हम उसको मान्य करेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में कांग्रेस का चरित्र का पर्दाफाश जरूर करेगा। जी, अभी जो विगत 5 विधानसभाओं के चुनाव हुए तो ओबीसी वर्ग के एक प्रतिनिधि के तौर पर, एक लोकप्रिय चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने आपको प्रदेश से बाहर भी भेजा, तो वही विधानसभा वाली स्थिति वहाँ देखने को मिली। तो प्रदेश के बाहर जाके काम करना कैसे अंजाम दी? देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में अलीगढ़ जिले की छर्रा विधानसभा की जिम्मेदारी मुझको सौंपी गई थी और निश्चित रूप से एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे ये जिम्मेदारी मिली थी और मैंने बहुत निष्ठा के साथ वहां पर काम किया। और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार ने जिस प्रकार से 5 साल लोगों का विश्वास जीता, लोगों ने बहुत भरोसा उन पर किया था और पुनः उस प्रदेश में उनकी सरकार बनाई। लेकिन जो सम्मान मुझे उस विधानसभा में हमारे कार्यकर्ताओं ने, वहाँ की जनता ने दिया है, उसको मैं कभी भुला नहीं पाऊंगी। ओबीसी वर्ग ने भी वहाँ बहुत सम्मान दिया। उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या ओबीसी की है और उत्तर प्रदेश में भी ओबीसी वर्ग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में साथ था, जिसका परिणाम हमको विजय के रूप में मिला है। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकती हूँ विधानसभा के अतिरिक्त क्या ओबीसी वर्ग का जो ओबीसी वर्ग है उसके अपने प्रतिनिधि रहते हैं, तो क्या उनसे कोई विचार मीमांसा हुई? क्योंकि एक बड़ा वोट शेयर ओबीसी वर्ग का। हाँ, निश्चित रूप से कई ओबीसी के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ हमारी वहाँ चर्चा हुई और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद इस देश में ओबीसी वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया और ओबीसी के कल्याण के कदम उठाए हैं, वो कदम सारे निश्चित रूप से ओबीसी वर्ग के लिए बहुत ऐतिहासिक कदम थे। चाहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात हो और सिर्फ संवैधानिक दर्जा देकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रभावशाली या शक्तिशाली ही नहीं बनाया, बल्कि पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को चिन्हित करने का अधिकार भी राज्यों को सौंप दिया, जिसका अर्थ यही था कि हमारे राज्यों की कई ऐसी पिछड़ी जातियां जो अछूती थी, जिनके बारे में कभी विचार विमर्श होता ही नहीं था। हम आज सर्वे क्यों कर रहे हैं? हम आज सर्वे इसलिए कर रहे हैं कि जब एक डेटा कलेक्ट होगा, जब डेटा सरकार की नजरों में आएगा, तो स्वाभाविक रूप से उस वर्ग के कल्याण की योजनाएं बनेगी। जब योजनाएं बनेंगी तो उस वर्ग को लाभ मिलेगा, जब उस वर्ग को उस योजना का लाभ मिलेगा तो उसका जीवन स्तर बेहतर होगा। तो आज अगर संवैधानिक दर्जा देने का काम किसी ने किया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। इसके साथ ही साथ
नीट की प्रेस्टिजियस एग्जाम जो होती है उसकी यूजी और पीजी में ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण बच्चों को, ओबीसी वर्ग के बच्चों को देने का निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय, पूर्व की सरकारों ने कभी नहीं किया। आज ओबीसी वर्ग के वो बच्चे भी जो डॉक्टर बनने का, जो डेंटिस्ट बनने का सपना देखते थे लेकिन नहीं बन पाते थे, उनको 27% आरक्षण नीट में देने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूलों में पिछड़े वर्ग के बच्चों को 27% आरक्षण दिए जाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया। ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाना सबसे जटिल प्रक्रिया है, लेकिन हमारी सरकार इस देश में आने के बाद ओबीसी सर्टिफिकेट के जटिल प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया, ताकि जब सर्टिफिकेट हाथ में होगा तभी तो उसको लाभ मिलेगा। सर्टिफिकेट बनता नहीं था तो उसको लाभ नहीं मिलता था, वो वंचित रह जाता था। तो ऐसे ऐतिहासिक काम, और सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम कि इस देश में आजादी के बाद बनी सरकारों में मंत्रिमंडल में कभी इतना बड़ा प्रतिशत ओबीसी वर्ग को नहीं मिला था। 27 मंत्री ओबीसी के प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके पूरे देश के ओबीसी समाज को बहुत बड़ा सम्मान देने का काम किया है। ये सारी बातें ओबीसी वर्ग के बीच में हम लेकर गए थे। उत्तर प्रदेश में भी बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग की है, और निश्चित रूप से जो काम हमारी सरकारों ने वहां किया है ओबीसी वर्ग के लिए, उसका इतना प्रभाव पड़ा कि पूरा ओबीसी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ा था। तो 2014 के पहले ओबीसी वर्ग के उत्थान की और उन्नयन की बातें हुई, काम नहीं हुआ। जो संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए था इस वर्ग के काम करने वाले आयोगों के लिए, उनको वो दर्जा नहीं मिला। जो योजनाएं बननी चाहिए थी वे योजनाएं नहीं बनी, तो फिर फलीभूत कैसे होती? वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, ओबीसी के लिए कृत संकल्पित है। यह बात आयोग की सदस्या ने हमसे कही है। तो मध्य प्रदेश में ओबीसी के आरक्षण को लेकर वो की स्थिति है। निर्णय जो भी हो, लेकिन सरकार और भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि वह ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने देगी। आपने तमाम सारे पहलुओं पर हमारे साथ अपने विचार साझा किए और ओबीसी आयोग की महत्वता को, उसकी कार्यशैली को हमारे साथ साझा किया। निश्चित रूप से ओबीसी वर्ग यह समझेगा कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ वास्तविकता के धरातल पर पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है। आपका बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद नवीन जी, आपने अपने विचार रखने के लिए एक महत्वपूर्ण चैनल हमें दिया है। निश्चित रूप से इसका लाभ हमें जरूर मिलेगा, और हमारे विचार जो हैं, हमारे काम जो है, इसके माध्यम से लोगों तक पहुंचेंगे।